प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 1 जिसका शीर्षक है संधि। संधि पर चर्चा करेंगे, संधि के टॉपिक को पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते ही हैं कि हम जो बोलते हैं वो भाषा है। भाषा जो हम बोलते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो मैंने लिखा, भाषा जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। वर्ण का और विभाजन नहीं किया जा सकता। वर्ण का और विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे और क, ये क अलग है। अ और क ये दोनों वर्ण हैं, यानी अ का और विभाजन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से क, जिसमें हल लगा हुआ है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है, इसका भी और विभाजन नहीं किया जा सकता। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसी को, इन दोनों को या इसके प्रकार जैसे जो वर्ण हुए उनको हम कहेंगे वर्ण। तो ये हुए वर्ण। अब बच्चों बात आती है वर्णमाला की। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध, वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। मतलब कि एक सिस्टम, एक व्यवस्था, एक सीक्वेंस उसी रूप से हो तो ही उसे हम वर्णमाला कहेंगे, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार से आपने अंग्रेजी भाषा में भी देखा होगा, ए से लेकर के जेड तक ये एक सीक्वेंस है, एक सिस्टम है, इसी को कहते हैं वर्णमाला। अंग्रेजी में कहते हैं उसको अल्फाबेट। तो ये मैंने वर्णमाला के बारे में आपको बता दिया कि वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप को वर्णमाला कहते हैं। अब बच्चों बात आती है वर्णमाला में वर्णों। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे स्वर कहते हैं, एक जिसे स्वर कहते हैं, और दूसरा जिसे व्यंजन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बताया स्वर और व्यंजन के बारे में। अब हम आपको आगे ले चलते हैं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। तो स्वर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा
वे वर्ण जिनका उच्चारण अपने आप जिसे आप कह सकते हो स्वतः ही दीर्घ समय तक या लंबे समय तक होता है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा में 11 स्वर है। हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं, जिनके बारे में आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। वे इस प्रकार से हैं: अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये मैंने 11 स्वर यहां लिखे हैं। इसी प्रकार से व्यंजन होते हैं। व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक होते हैं। पहले विद्यार्थियों, मैंने आपको भाषा के बारे में, वर्ण के बारे में, वर्णमाला के बारे में, वर्णों के दोनों प्रकार के बारे में, फिर स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में बताया। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक संधि पर। संधि क्या है? संधि, इसे समझिए। संधि का अर्थ होता है मिलना। मिलना, जिसे आप कह सकते हो मेल, मिलाप, इसे ही संधि कहते हैं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि कई प्रकार की संधि हुई है। जैसे इतिहास में संधि यानी समझौते हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी भाषा में भी जब वर्णों का परस्पर मेल होता है तो संधि होती है। तो अब हम आपको बताते हैं संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा, जहां दो वर्णों का परस्पर का मतलब होता है आपस में। परस्पर यानी आपस में। जहां दो वर्णों का परस्पर आपस में मेल होता है और विकार जिसे हम कहते हैं परिवर्तन, विकार जिसे कहते हैं परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। अब देखिए, जैसे हम बात करते हैं उदाहरण, मैं यहां पर लिख रहा हूं एक उदाहरण। मैंने लिखा विद्यालय। आप शुरुआत से ही ये पढ़ते आए हो कि विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या होगा विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद?
हाँ, विद्या प्लस आलय, गुड। विद्या प्लस आलय, ये मैंने विद्या प्लस आलय विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद किया। विद्यार्थियों देखिए बोर्ड पर, ये पूरा शब्द विद्यालय है, संधि विच्छेद विद्या प्लस आलय। देखिए विद्या शब्द के अंत में, ये विद्या जो शब्द है इसके अंत में आ रहा है और आलय शब्द के शुरुआत में भी आ रहा है, यानी कि पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के पहले जो वर्ण होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वो मिलते हैं, उसे कहते हैं संधि। अब ये दोनों आ और आ दोनों मिल गए और ये दोनों मिलकर के बन गए आ। तो ये जो आ बना है, ये जो परिवर्तन हुआ है, इसी विकार को, इसी परिवर्तन को हम संधि कहते हैं, इसे हम संधि कहते हैं। विद्यार्थियों अब हम संधि पर आ गए हैं, संधि की परिभाषा हमने पढ़ी है। अब हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार के बारे में। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने अब तक संधि के बारे में पढ़ा। तो हमने पढ़ा भाषा क्या है, फिर वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, फिर स्वर किसे कहते हैं, फिर स्वरों की संख्या कितनी है, फिर व्यंजन क्या है, और फिर संधि की परिभाषा और संधि का उदाहरण। अब मैं ये यहां से मिटा रहा हूं। अब बात आती है संधि के प्रकार। संधि के प्रकार क्या कोई बताएगा कितने प्रकार की होती है संधि? यस, संधि दो प्रकार की होती है। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने थोड़ा अशुभ बोल दिया था, गलत बोल दिया था। संधि तीन प्रकार की होती है, वो है नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। ये मैंने आपको संधि के प्रकार बताया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनके प्रकार को जानने से पूर्व आपने संधि की परिभाषा के बारे में आपने अभी पढ़ा है। जैसा कि मैंने कहा कि जहां पर दो वर्णों का परस्पर यानी आपस में मेल होता हो और जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब ये संधि के प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्यारे विद्यार्थियों, हम वापस चर्चा करते हैं नंबर 1 स्वर संधि की। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं। उनके नाम इस प्रकार से। नंबर 1 गुण संधि, नंबर 2 वृद्धि संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 अयादी संधि, और नंबर 5 दीर्घ संधि। क्या आपको
में से कोई बताएगा मैंने स्वर संधि की क्या परिभाषा बताई है? हाँ, मैंने स्वर संधि की परिभाषा बताई है कि स्वर के साथ में स्वर का मेल होने पर स्वर संधि होती है। ये यहां पर लिख रहे हैं, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर स्वर संधि होती है। यानी जहां पर भी दो स्वर का आपस में मेल होगा वहां पर स्वर संधि होगी। अब हम वापस आ जाते हैं इन स्वर संधि के प्रकार के बारे में। जैसा कि मैंने ये 5 नाम यहां पर बता दिए हैं, गुण संधि, प्रतिसंधि, यण संधि, आयरी संधि और गैर संधि। अब देखो हम इन 5 संधि को इस प्रकार से समझने का प्रयास करें। जैसे कि मैंने आपको इसी कालांश में बताया कि 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर जो मैंने क्रमशः लिखे थे इस प्रकार से, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। ये 11 स्वर मैंने यहां पर सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से लिखे हैं। ये 11 स्वर ही इस स्वर संधि में प्रयुक्त होंगे। तो अब हम वापस बात करते हैं गुण संधि की। विद्यार्थियों, व्याकरण में कभी भी किसी टॉपिक को रटा नहीं करना है, उसे समझिए। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आप उसे जीवन भर याद रखेंगे। तो देखो, हम आपको रटने के लिए नहीं, समझने के लिए प्रेरित करते हैं। किस प्रकार से आपको समझाते हैं देखिए। इन 11 स्वर में से मैं मात्र ये 2 स्वर अ और आ, ये लेकर के मैं गुण संधि के सामने लिख रहा हूं, अ, आ। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए साहब, ये तो हमने लिख दिया। अब आगे क्या है? तो आगे भी आपको कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आपको ये बात बता दूं मैं कि जो मैं आगे पढ़ा रहा हूं, इस प्रकार की जो है आपने अब तक किसी भी पुस्तक में नहीं पढ़ा होगा। तो देखो, मैंने ये बता दिया कि और आ लिख दिया। अब देखिए यहां पर हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं, ई से लेकर के ऋषि तक। ये यहां लिख दीजिए, ई, उ, ऋषि। बस ये मैंने पहले 2 स्वर लिखे, आ बीच में ऑब्लिक लगाया, फिर ये ई से लेकर के ऋषि तक लिख दिए। अब देखिए मैं यहां पे बराबर का चिन्ह करता हूं। अब विद्यार्थियों देखिए, गुण संधि की लगभग आधी से ज्यादा परिभाषा हो गई। अब आपको करना क्या है, समझना क्या है, उसे देखिए। ये अ है और ये आ, यानी कि अ या आ के साथ ये छोटी हो या बड़ी हो। इसी प्रकार से अ या आ के साथ में छोटा हो या बड़ा हो। इसी प्रकार से अ या आ के साथ में ऋषि हो। तो इनका परिवर्तन किस प्रकार से होता है? तो इनका परिवर्तन हो जाता है ए, ओ और अ, ए, ओ और अ, और शब्द के ऊपर एक मात्रा, शब्द के ऊपर एक मात्रा आती है, वहां ये गुण संधि होती है। समझे? अ या आ के साथ में ई या ऊ या ऋषि हो तो ए और हो जाता है। इसी को आप गुण संधि कहते हैं। अब हम इसको विस्तार से करें। इसके लिए मैं ये संधि के प्रकार को पहले ऐसे मिटा देता हूं। और
ये भी डेलिमिटर होता है उसकी परिभाषा। अब देखिए ये गुण संधि हम पढ़ रहे हैं। अब गुण संधि में देखो किस प्रकार से क्या क्या कंडीशन बनती है, क्या क्या स्थिति होती है, वो सुनती है। अ प्लस ई, इस प्लस के साथ आप धन भी बोल सकते हैं। अ धन ई बराबर ए। इसी प्रकार से अ के साथ ई बराबर ए। इसी प्रकार से अ के साथ उ बराबर ओ। इसी क्रम से अ के साथ उ तो भी ओ। इसी क्रम से अ के साथ री बराबर अर। अब जो ये स्थिति मैंने अ के साथ बताई है सेम, यानी लगभग यही स्थिति आ के साथ रहेगी। कैसे, इसे मैं यहां लिखूं। देखिए आ के साथ में आ धन ई बराबर ए। आ धन ई बराबर ए। आ धन उ बराबर ओ। आ धन उ बराबर ओ। आ धन री बराबर आर। यानी कि इनके अगर हम नंबर लिख दे तो 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से ये हो जाएंगे 6 7 8 9 10। इन 10 स्थिति में आपको जो संधि मिलेगी उस संधि को हम गुण संधि कहेंगे। तो विद्यार्थियों, ये आपने 10 स्थिति देखी, जिन 10 स्थिति में जो है गुण संधि होती है। अब हम बात करेंगे इन जो 10 स्थिति जो है, इन 10 स्थिति के उदाहरणों के बारे में। तो सबसे पहले आता है अपने पास नंबर 1। नंबर 1 की अगर बात करें तो आपने कई बार ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे उदाहरण, संधि का उदाहरण है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा क्यों, क्यों का जवाब इस प्रकार से, नर धन ईस बराबर नरेश। पहले विद्यार्थियों देखिए, ये नर और ये ईस, पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द की शुरुआत में ई है। तो नर धन ईस बराबर नरेश, यानी ये 2 नंबर की स्थिति का उदाहरण है, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से आपको हम और उदाहरण बताते हैं। जैसे बालेंदु शब्द है, बालेंदु, तो हो जाएगा बाल धन इंदु। बाल का होता है बच्चा, शैशव अवस्था का, और इंदु कहते हैं चंद्रमा। बाल धन इंदु बराबर बालेंदु। ये हो गया 1 नंबर का उदाहरण, और ये हो गया 2 नंबर का उदाहरण। तो मैंने आपको 1 नंबर का उदाहरण बना दिया, 2 नंबर का उदाहरण बना दिया। अब इसी प्रकार से हम तीसरा हमारा नंबर है अ धन उ, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए पुष्पोपहार शब्द है, लिख रहा हूं मैं, पुष्पोपहार शब्द है पुष्पोपहार। तो इसको हम संधिच्छेद करेंगे, पुष्प धन उपहार। प्यारे विद्यार्थियों, पुष्प धन उपहार बराबर पुष्पोपहार। इसमें देखिए पहले शब्द के अंत में अ है, दूसरे शब्द की शुरुआत में उ है, अ और उ मिलकर के ओ बनते हैं।
क्या बन गए, ओ बन गए। इस प्रकार से यहाँ पर ये गुण संधि होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपने इस कालांश में भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा के बारे में पढ़ा, फिर वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा के बारे में पढ़ा, वर्णमाला क्या है, वर्णमाला की परिभाषा के बारे में पढ़ा, फिर संधि क्या है, संधि के बारे में पढ़ा, संधि के प्रकार के बारे में पढ़ा, फिर स्वर संधि के 5 भेद हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की, फिर वापस गुण संधि का नंबर 1 स्वर संधि का नंबर 1 जो गुण संधि है उसके बारे में आपने ये पढ़ा। और अब जो है इसी क्रम में एक जो है नंबर 4, जैसे जलोर्मी, 4 अंक की बात करते हैं उदाहरण की, तो जल, धन, उर्मी, तो हो जाएगा जलोर्मी। प्यारे विद्यार्थियों, ये सब आपने आज पढ़ा। आप तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल, सुरेंद्रनगर, गुजरात के इस प्रथम ऑनलाइन क्लासेस में आप पढ़ रहे हैं। मैं मूलाराम गोदारा पिछले 5 साल से तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल सुरेंद्रनगर में हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं। मेरे इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।